खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और आज इंतहाई अहम शख्सियत असद उमर साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हमारे साथ हैं। मैं चार खबरें ज़रा आपसे उनको बात कर लूँ और फिर उनसे डायरेक्टली हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुल्क क्या वाकई दिवालिया होने से बच गया, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। वाई ही इज़ ऑन हिज वे आउट। जुलाई में मज़ीद लोड शेडिंग का अज़ाब आ रहा है, LNG का मसला है और वो जो इनपुट्स नहीं आ रहे। वज़ीर आला पंजाब का क्या इंतखाब दोबारा होगा, और ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें जीतेगी। इस आखिरी खबर पे मैं पहला सवाल करता हूँ असद उमर साहब के। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी पार्टी के, बहुत सी बात यास्मीन राशिद साहब ने भी की, दोहराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं इट इज़ गोइंग टू बी फेयर? और अगर कोई ऐसी हुकूमत का इंदिया है कि यहाँ रिजल्ट चेंज हो जैसा कि आपकी पार्टी कह रही है, तो आपकी पेशबंदी क्या है जनाब असद उमर साहब? ये बिल्कुल जी ऐसे है, वजूहात भी हैं जिसकी वजह से यास्मीन राशिद जो कह रही थी, और सिर्फ वो नहीं कह रही, और बहुत सारे लोग हमारे पंजाब में जो हैं, जो ग्राउंड के ऊपर है, वो यही हमें फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन हमने तैयारी पूरी करनी है जी। असल काम तो ये है कि जो आपके अपने कंट्रोल में जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और सबसे इस वक्त जो अच्छी चीज़ है, मज़बूत चीज़ ये है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो अवाम अपने साथ अगर आपकी है तो अब पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस वोट को बैलेट बॉक्स में भी डलवाना है और फिर उस बैलेट बॉक्स की हिफाजत भी करनी है, और वो तमाम तैयारी इंशाल्लाह ताला की जाएगी। मेरे ख्याल में जो बाकी इंतज़ामिया वाला भी है वो भी देख रहे होंगे जो आपके दूसरे सवालात हैं कि इस वक्त कोर्ट में जो फैसले आ रहे हैं और हमजा शहबाज की हुकूमत की खात्मा जो है वो सामने नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना उनके लिए आसान भी नहीं होगा कि ये तमाम सरकारी अफसरों के ज़रिए जो है कोई गलत काम करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब, PTI तो दूर की बात, हुकूमत के अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब सिंध में, सोमरू साहब MQM बाप, वो उनसे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं धांधली के ऐसे रिकॉर्ड खौफनाक किए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? न्यूट्रल इस मौके पर PTI को कामयाब होने दे। डू यू थिंक कि वो न्यूट्रल रहेंगे? सर, न्यूट्रल की तो जैसे मैंने कहा ना कि यास्मीन राशिद कल बोल चुकी हैं, और सिर्फ वो नहीं और भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे। हमारे लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त एक न्यूट्रल ग्राउंड मौजूद है और इदारे न्यूट्रल है। लेकिन फ़र्क जो आपने दूसरी पार्टियों के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा, और वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं उनकी तरफ से आया। लेकिन उनमें और तहरीक इंसाफ में फ़र्क ये है कि जो अवामी हमायत इस वक्त तहरीक इंसाफ को हासिल है वो इनके पास नहीं है। तो हमारा तो इस वक्त या अल्लाह पर भरोसा है या अवाम पर एतमाद है। तैयारी जो हमें करनी है वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी करके उतरेंगे। अच्छा सर साहब, आपने 3.5 साल में 3 साल एक बड़ा कंसिस्टेंट आपकी पार्टी से ये फिक्र आया कि एक पेज पे है, और पाकिस्तान में कभी मैंने नहीं इतना सुना कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। तो कैसा ऐसा हो गया उसके बाद वो पेज फट गया और उसके बाद वो पेज एक क्यों नहीं रहा? देखिए, एक पेज हम बोलते थे, वो एक पेज था क्या? वो एक पेज जो है वो कोई सियासत तो थी नहीं। वो एक पेज था कि हुकूमत को, मुल्क को, रियासत को जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस के अंदर हुकूमत ने, इमरान खान ने वज़ीर आज़म के तौर पर वो इदारों को साथ लेके चले। वो ज़ाती तौर पे अपने इस्तेमाल के लिए कोशिश करते नहीं इदारों से, इसलिए उनका कोई उनके साथ कोई टकराव भी नहीं होता था, और बड़ी भरपूर मदद मिली हमें, तमाम इदारों की तरफ से सपोर्ट भी मिली। लेकिन वो कोई इमरान खान की सियासत या तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए नहीं सपोर्ट मिली थी। वो जो कौमी चैलेंजेस थे, चाहे वो लोकस्ट हो, टिड्डी दल हो, कोरोना हो, फैटेफ हो, और जो इस किस्म के कौमी चैलेंजेस थे, उसके ऊपर मिलकर काम किया। और मेरे ख्याल में इमरान खान की वज़ीर आज़म के तौर पर एक जो बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी कि उन्होंने दहाइयों के बाद ये दिखाया कि एक लीडर ऐसा आ सकता है कि जो अपने तमाम इदारों को साथ लेके मुल्क की चैलेंजेस को फेस करने के लिए सलाहियत रखता हो। अच्छा असद साहब, ये बताएं 25 या 26 को जब इमरान खान साहब सख्त मुश्किलात के बाद अटक पहुंचे, और अगले दिन उन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में, असद उमर साहब का सेक्रेटरी जनरल दिल 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 क्या कहता था कि बैठना चाहिए कि चले जाना चाहिए? सर, दिल ये कहता था कि बैठना चाहिए, लेकिन दिमाग ये कहता था कि चेयरमैन ठीक फैसला कर रहे हैं, कि जो मरूजी हालात थे वहाँ पर जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी, सारे पाकिस्तान ने देखा जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, हुकूमती तशद्दुद किया गया निहत्ते अवाम के ऊपर,
मैं तो पाकिस्तान की सियासत में 10 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन देखते तो हम सब आ रहे हैं ना। मैंने तो ये 1980, 81, 82 जिस वक्त MRD मूवमेंट चली थी सिंध के अंदर ज़िया-उल हक के दरमियाने में, उसके बाद से हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और गुस्सा भी था लोगों के अंदर, आप बड़ी अच्छी चल रही थी न्यूट्रल। तो प्रॉब्लम हुई क्या कि आपके तमाम इत्तेहादी जमातें, आपके लोग अचानक मुनर्रफ हो गए रातों रात? ऐसा जादू हुआ क्या, गलती हुई क्या PTI से कि 3.5 साल वजारतें इंजॉय करने वाले इत्तेहादी जमातें 20 मुनर्रफ अरकान रातों रात कहीं और चले जाते हैं? ये समझ में नहीं आ रही, बात सादी नहीं लग रही। सर वो आप सुन नहीं रहे थे असलम वतानी साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हम तो खुश थे। तो एक इत्तेहादी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हुए कह रहे हैं हम तो खुश थे, दूसरों की खुशी के लिए हम आ गए। और ये जो आप कह रहे हैं कि अचानक हुआ, तो शायद अचानक ना हुआ हो, शायद ये सारे इत्तेहादी एक ही वजह से चले गए हों, शायद अलग अलग वजूहात की वजह से ना गए हों। मैं आपको बताऊं MQM के लिए सियासी तौर पे इंतहाई मुश्किलात पैदा हुई हैं। और जो उनकी तकरीरें मैं सुन रहा था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद, फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो जो सब तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वोटर को नहीं इस वक्त फेस कर सक रहे। उनको नजर आ रहा है कि जो उन्होंने फैसला किया है वो कराची के अवाम की, सिंध के शहरी अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, और उनको वो प्रेशर फील हो रहा है। तो सियासत के लिए तो ये फैसला हुआ नहीं, तो फिर शायद कोई और ही वजह बनी हो। अच्छा बड़ी साहब मुझे अजान की ब्रेक है। असद उमर साहब हमारे साथ रही, एक गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है और बड़ी अहम बातें हमने और भी करनी है मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी के हवाले से। अजान की ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। असद उमर साहब, एक ये फरमाइए कि सोशल मीडिया दाएं बाएं, पता है इन चीज़ों को एतबार भी मिलता है नहीं भी मिलता, कोई राब्ते आपके भी सुना हो रहे हैं कि जनाब मिल के बैठते हैं और कोई सिविलियन जो है, खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि जी एक सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी के लिए आप हमारे साथ बैठे हैं, तो ये कोई आपको चकमा देने की कोशिश हो रही है? जाली खबर है, अफवाह है, या इसमें हकीकत है? नहीं सर, मेरी इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इनके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो बड़ी सादा सी चीज़ है। करप्शन के केसेस बचाने के लिए साथ मिल जाओ, उसके अलावा तो मैंने कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की इनसे बात नहीं सुनी। सिर्फ एक ही पॉइंट के एजेंडा के ऊपर काम करते हैं और उस एजेंडा पे हमारा इनके साथ बैठना जो है नामुमकिन है। अगर कोई वाकई में इनको कौम की बेहतरी की कोई ख्याल होता तो हम तो जब हुकूमत में भी थे उस वक्त भी हमने ऑफर की थी साथ बैठ जाएं। हम तो फेटअप की लेजिस्लेशन के लिए साथ बैठना चाहते थे, ये उधर नहीं बैठे। उधर भी उन्होंने हमारे सामने वो 34 शिकें लिख दी कि नैब के कानून में ये तरामीम करो जिससे हम अपने करप्शन केसेस से बच जाएं, वरना तो फेटअप भाड़ में गया। और आपने देखा कि फेटअप के कानून बिल के खिलाफ इन्होंने वोट डाले वहां पे जाके, और अल्लाह की शान देखें अब वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने फेटअप खत्म करा दिया। अच्छा सर, दो बयानिए चल रहे हैं हुकूमत अपना PTI की जब से हुकूमत ख़त्म हुई, आपकी टॉप लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक तो है जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका इसके पीछे आया, खत आया वगैरह, और दूसरा चल रहा है जी लिबरल्स अपना न्यूट्रल्स ने हमारा साथ नहीं दिया। तो इसमें दोनों बयानिए में कौन सा सही है? सर ये दूसरे वाला जो बयानिया है वो तो एक ही हमारा लीडर है, उसका ये है। हमारी बिल्कुल वाज़े राय ये है कि जी ये बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हुआ है, एक साजिश हुई, उसके अंदर अमेरिका के क्या स्टेक्स थे वो सारी दुनिया को पता है, बड़े वाज़े तौर पर सामने आ गए। उनका एक एजेंडा है, वो चाहते हैं पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, वो चाहते हैं कि भारत जो भी मजालिम कश्मीर में कर रहा है, जो भी मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके बावजूद आप भारत के साथ तजारती रवाबित जो है वो इस्तेमाल कर दें। वो चाहते हैं कि यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर उनकी मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई प्लान है तो उसका सहूलतकार पाकिस्तान बने। और यहाँ पर जो PDM वाले थे, जो हमारे सियासी उसके जो आलाकार बने, उसमें तो आपको ये भाम बचा ही नहीं। खुर्रम दस्तगीर ने साफ ही आके बता दिया टेलीविजन के ऊपर कि परेशानी इस बात की थी कि करप्शन केसेस तेजी से बढ़ रहे थे अपने मंतकी अंजाम की तरफ, और खौफ ये था कि कहीं ये ना हो कि सजाएं हो जाएं और उसके बाद सियासी करियर ख़त्म हो जाए। तो वो दोनों की तो बड़ी वाज़े नज़र आती है कि उनके क्या मुहर्रकात थे। अच्छा, इसी के साथ सॉरी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि साजिश हुई, इदारों ने कई दफ़ा कहा है, तर्जुमानों ने आके कहा कोई साजिश नहीं। ये उन इदारों ने जिनके पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की पावर है, इंफॉर्मेशन है, तफ्तीश कर सकते हैं, तो फिर कौन बताएगा? अगर आप ये जुडिशल कमीशन की क्यों बात कर रहे हैं, आप इदारों की बात क्यों नहीं मानते कि वो कह रहे हैं साजिश नहीं हुई?
तो नवाज शरीफ के खिलाफ एक जीआईटी बनी थी पैनमा के अंदर, तो जीआईटी की रिपोर्ट के पास जीआईटी को ये इख्तियार था या किसी इदारे को इख्तियार था कि वो फैसला सुना दें? वो रिपोर्ट उनको लाके रखनी पड़ी जुडिशल कमीशन के सामने। वहां पर जजेस बैठे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उसको देखा, सवाल पूछे, दूसरों लोगों की राय ली और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचे। तो इदारों की जो तफ्तीशी रिपोर्ट्स हैं, वो तफ्तीशी रिपोर्ट ज़रूर एक अहम हिस्सा बनेंगी इस जुडिशल कमीशन के काम के अंदर, जिसका हम मुतालबा करते रहे। हम सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की रियासत के जो आइनी सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान, वो भी इसका मुतालबा कर चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली कर चुके हैं, पहले के वजीर आजम कर चुके हैं। तो ये अगर खत्मी चीज जो है वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो इदारा जो बनाए उसी के पास ये इख्तियार हो, तो फिर ये कोर्ट्स वगैरह की तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर फैसले जो है हमें छोड़ देने चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, वही फैसला कर ले। हमें उनकी जिस वक्त सामने आएंगी रिपोर्ट्स, हो सकता है बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हो सकता है बड़ा उसके अंदर ठोस मवाद मौजूद हो जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें लगे कि अच्छा यार ये तो बात को जो कर रहे हैं इसके अंदर वजन है, लेकिन सामने नजर तो आए, अभी तक तो हमने देखी नहीं है वो। अच्छा असद साहब, आपने बड़ी अहम बात की, एजेंसियों का काम रिपोर्ट देना होता है, फैसले करना नहीं, वो अदालतें करती है, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन मुझे बींगे आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब थे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो जो मरासला था वो एड्रेस था किसको कहा गया था कि अगर इसको इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो हम आपके लिए मजीद मुश्किलात होंगी? वो एड्रेस किसको लिखा था वो मरासला जो अमेरिका से आया था? सर उसके अंदर मुरासले के अंदर तो ये नहीं लिखा हुआ, वो जिस तरह होता है ना खत के अंदर लिखा होता है माय डियर आरिफ भट्टी, तो ऐसा तो नहीं था कि वहां पे किसी का नाम लिखा हुआ था या कोई ओहदा लिखा हुआ था। लेकिन ये सवाल तो वजीर आजम खुद पूछ चुके हैं कि वजीर आजम तो मैं था, चीफ एग्जीक्यूटिव तो कौम का मैं था, ये पैगाम था किसके लिए? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। इसी किस्म की चीजें जो हैं वो जुडिशल कमीशन में जजेस जो है वो भी जाहिर है वो भी सवाल पूछेंगे। शायद पाकिस्तान के उस वक्त जो सफीर थे अमेरिका के अंदर, शायद उनको बुला के पूछेंगे भाई तुम कमरे में थे, क्या तुमने ये सवाल नहीं पूछा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिस वक्त जुडिशल कमीशन काम करना शुरू करेगा एक ओपन हियरिंग होगी। और अच्छी बात इसकी ये है कि ISPR ने फौज के बिहाफ पे जाहिर है उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ऐसा कोई कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए, और हम पूरी तरीके से मावनत करेंगे। आप पता नहीं इंतजार किस बात का है, शायद हुकूमत जो है वो डर रही है कि उनका जो किरदार है वो कौम के सामने और खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा असद साहब, आप इमरान खान साहब के करीब भी हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी PTI में बड़े अच्छे लीडरों में आती है। सुप्रीम कमांडर पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है, वो एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। साबिक वजीर आजम कह रहे हैं इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर इसमें रुकावट है कौन? और खुद DG ISPR मोहतरम इफ्तिखार बाबर साहब कह चुके हैं हमें कोई इतराज नहीं, तो फिर इस फैक्ट्स में कौन रुकावट है इस कमीशन बनने में? मैं यही तो कह रहा हूँ जी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की आइनी सरबराह जो हैं, रियासत के सरबराह जो हैं, वो सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर पाकिस्तान है। तो वो कोई असद उमर अपनी इनफरादी हैसियत में तो खत लिख नहीं रहे, इससे ज़्यादा तो ताकतवर ओहदा पाकिस्तान के अंदर कोई मौजूद नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लिखते हैं और जवाब तक नहीं मिलता। ये तो हो सकता है कि उनके पास कोई बड़ी अच्छी कोई जाहिर है चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत जहन रखते हैं, हो सकता है उनके जहन में कोई चीज़ हो जिसके हम ना सोच रहे हो, लेकिन जवाब तो कम से कम आना चाहिए ना सदर पाकिस्तान को। उनके इस हक को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसका जवाब भी ना दिया जाए तो बहुत हैरत अंगेज बात है। वैसे ऐसा सब मेरी बात समझ में नहीं आ रही, एक साबिक वजीर आज़म मुल्क की हुकूमत चले जाती है बैरूनी साजिश के तहत, सुप्रीम कमांडर लिखते हैं, लेकिन पनामा पे एक बाहर मुल्क का अखबार है उस पर जुडिशल कमीशन बन जाता है, JIT बन जाती है। इसमें रुकावट मैं नहीं समझ पा रहा, अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो मैं ममनू रहूंगा आपका। ऐसा ही है जी, डॉन लीक्स जो है वो एक अखबार की खबर आई और उस अखबार की खबर के ऊपर पूरी डॉन लीक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मेमो गेट जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज था और वो शुरू हो गया। यहाँ पे रियासत का आईनी सरबराह जो है वो बोल रहा है, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेके वजीर आजम बना हुआ था वो बोल रहा है, जो कौमी असम्बली है उसका स्पीकर बोल रहा है, और वो सब यही कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश करने की जरूरत है।
एक कोई छोटी चीज तो नहीं हुई ना। पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत जो है वो बदल जाती है, बाहर बैरूनी मुदाखलत, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी कहती है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। जब इतना सब कुछ हो जाए तो क्या ये कौम का हक नहीं बनता कि तमाम तफ्तीश की जाए, तमाम हकाइक सामने आए, पता चले कि क्या हुआ था, अगर हुआ था तो कौन जिम्मेदार था। मतलब ये तो बिल्कुल बुनियादी सी एक चीज है, इसके ऊपर आपकी राय हो सकती है। मेरे ख्याल के अंदर ये साजिश नजर आ रही है, मुझे लगता है कि फलाने लोग मुलव्वस थे, आपके ख्याल में कोई और हो, लेकिन ये कोई कैसे कह सकता है कि नहीं इस बात की तय तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा असद साहब, आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया अब अपना इमरान खान साहब ने कि मैं इंपोर्टेड जो लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। वही पार्टी पंजाब में है, वहाँ आप ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पूरी जंग कर रहे हैं, आप अदालतों में भी जा रहे हैं, 5-6 दफ़ा आप हाई कोर्ट में भी गए हैं। KPK में भी वही जो पार्टी है जो इंपोर्टेड जो आपके मुताबिक है वही अपोजिशन में है। तो ये तजाद नहीं है कि एक जगह आप उन इम्पोर्टेड के साथ काम भी कर रहे हैं और कौमी असम्बली में आपने इस्तीफ़ा दे दिया। देखिए, कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि तब्दीली क्या आई है। असम्बलियां तो पहले से सारी थी, इलेक्ट हुई हुई थी ना, वो तो इस मरासले के जरिए ये असम्बलियां नहीं बनी, असम्बलियां पहले से बनी हुई थी। लेकिन वाहिद एक हाउस है, वो कौमी असम्बली है जिनके वोट्स की बुनियाद पे वजीर आजम बदलवाया गया और हुकूमत बदलवाई गई। सेनेट के पास ये वोट नहीं था, ये वोट सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर था, इसलिए उस फोरम से एहतजाजन जो है वो इस्तीफे दिए गए। पंजाब तो इंशाअल्लाह ताला आगे हुकूमत बनने जा रही है तरीके इंसाफ की, तो पंजाब हम अभी क्यों छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमें तब्दीली नज़र आई, ख़ास तौर पर जो रिप्रेशन हुआ आपके लॉन्ग मार्च पे, तो अब खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है जिसे आप कहें एक, और साथ ही आप मकामी सतह पे आपकी अपनी तंजीमों को कह रहे हैं, तो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये स्ट्रगल आप कैसे अब आगे लेके जाएंगे। और थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि क्या आपने प्रेपरेशन की है, क्योंकि भट्टी साहब और दूसरे दोस्तों की खबर है कि खासा माल फेंका जा रहा है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, तो इस हवाले से क्या प्रेपरेशन हैं आपकी, कुछ आपने टीमें बनाई हैं, हमें लेंगे एतमाद में आप। जी देखिए, पहले आपका सवाल का तो जवाब ये है कि हर फोरम के जरिए जो भी हमें अवेलेबल है उसके जरिए ये हमारी जिद्दोजहद चलती रहेगी। वो कहते हैं जिस वक्त हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो दिया जला के रखना उस वक्त कमाल की बात होती है। तो हवाएं तो बड़ी तेज़ चल रही हैं और चारों तरफ से चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद दिया हमने जला के रखना है। तहरीक चलती रहेगी, सेमिनार भी होंगे, जलसे भी होंगे, एहतजाज भी होगा, हर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। हर फोरम को, अदालतों के अंदर भी जाएंगे, लीगल जो तरीक़ेकार है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, मीडिया के ऊपर भी आके अपनी आवाज़ उठाई जाएगी, सब कुछ साथ चलता रहेगा। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ी तैयारी हो रही है दूसरी साइड से, लेकिन बड़ी इसके लिए हमने भी बड़ी मजबूत तैयारी की है। इस वक्त 3 टीयर्स के ऊपर स्ट्रक्चर बना है सिलेक्शन के लिए। मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर कई घंटे रोज़ाना जो है आजकल मेरा सिर्फ ये पंजाब के बाई इलेक्शंस के ऊपर सर्फ होता है। पूरी तजुर्बाकार हमारे लोग जिन्होंने 6-6, 8-8 इलेक्शन लड़े हुए, उनकी टीम बनी हुई है, वो हल्कों को देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तैयारी पूरी भरपूर तैयारी के साथ ऊपर उतरेंगे और ये धांधली का इरादा जरूर नजर आता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला करने नहीं देनी। अगर अच्छा, इस पे जो खदशात का इजहार किया वजीर आजम साहब ने भी किया, अभी यास्मीन राशिद साहब ने कुछ फरमाया है, उसके बाद जरा ये सुन ले, फिर आपसे एक सवाल पूछेंगे। सुन रहे हैं ये किस्सा कि न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हैं, हमारी इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए, आप लोगों को इसमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। जी असद साहब, आपने सुना यास्मीन राशिद साहबा जो फरमा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी कहा कि सिर्फ यास्मीन राशिद नहीं कह रही है, हमारी पार्टी में और भी लोग जो ग्राउंड पे इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुदाखलत नज़र आ रही है, फ़ोन कॉल्स भी हो रही हैं। ये सब जो है हमें ग्राउंड से बिल्कुल खबर आ रही है और ऐसा ही है। यास्मीन राशिद तो बड़ा नाम है, टीवी पर उन्होंने बात की तो सबने कैप्चर कर दी, लेकिन सिर्फ ये यास्मीन राशिद नहीं कह रही है, यही बात हमें पंजाब में हमारे तमाम हलकों से हमें यही आवाज़ आ रही है।
अच्छा मैं बरक साहब माफी चलो, इसके बाद आपकी। असद साहब आज एक मासूमाना सवाल और आपने मासूमाना सच्चा जवाब देना है। असद उमर साहब ने, जब मरासला लिखा गया अमेरिका से, क्या इमरान खान साहब को सबसे पहले पता चला या किसी और अदारे को भी पता चल गया कि मरासला आया है और उसमें अदम एतमाद का जिक्र है? कुछ इसमें रहनुमाई फरमाएं। सर मुरासला जो आता है, मुरासला जब आता है, कोई भी ये मुरासला जब आता है, साइफर आता है, तो उसकी एक बंधी हुई डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। उस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे वजीरे खारजा जो हैं वो भी शामिल हैं, जहाँ तक मुझे पता है सेक्रेटरी खारजा भी इसके अंदर शामिल हैं, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इसके अंदर, वज़ीर आज़म का ऑफिस इसके अंदर शामिल है, और आर्मी चीफ और DGI के पास भी जाता है। मेरे ख्याल में छः लोगों की शायद डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है जिसमें ये सारे साइफर जाते हैं, तो यकीनन उन तमाम लोगों के पास इस दफ़ा भी गया होगा। तो सुना है कि वज़ीर आज़म को थोड़ा सा डिले पता चला है, पहले किसी और को पता चल गया था, मरासला आ गया, फिर किसी आपके दोस्त ने, मोहसन ने बताया। कोई इस किस्म की हकीकत है इसमें? असद उमर साहब से बात कर रहा हूँ, से नहीं। हाँ नहीं, इसका मैं इस बात की मैं तस्दीक नहीं कर सकता। मैंने भी सुना, लेकिन मैंने टीवी पे सुना है। मैंने उसके अलावा मैं इसकी 100% तस्दीक नहीं कर सकता कि ऐसा ही हुआ था। अच्छा असद साहब, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में MQM और JUI दोनों ने बड़ा सख्त बयान दिए हैं। JUI ने कहा कि हम वहाँ पे लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, गोटकी से कराची जा सकते हैं, और मौलाना से कहेंगे कि वो इत्तेहाद छोड़ दे। आपने पंजाब में प्री पोलिंग का इल्ज़ाम लगाया, अगर होती है प्री पोलिंग धांधली तो आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या करेंगे आप? देखिए इस वक्त तो हम सारी हमारी जो फोकस है वो ये है कि हमने धांधली होने नहीं देनी। हम किस तरह करेंगे बाद एहतजाज के ऊपर क्यों इस वक्त अभी आपके मतलब फिजिकली क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि मैं सर वो तो पूरी मैं आपको चेकलिस्ट एक बना के दे सकता हूं जो तमाम कैंडिडेट्स के पास जा चुकी है, एक एक चीज उसके अंदर किस तरीके से जो बैलेट पेपर है उसका काउंट लेना है, स्टार्ट ऑफ द वोटिंग, एंड ऑफ द वोटिंग, उसके बाद जो बैलेट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टेशन से निकल के जाएगा तो उसको किस तरीके से उसको अपनी नजर में रखना है। अच्छा, इसमें आपने भट्टी साहब से मुलाकात करनी है, माइन्यूट तफसील। अच्छा साहब, आपने भट्टी साहब से मुलाकात करनी है, वो आपको बहुत सारी चीजें थोड़ा सा लेट मी इंटरजेक्ट, तो वक्त कम है और टेस्ट देंगे। ये बताएं जरा क्या होता है ना, जरा इनको समझाएं। मैं थोड़े से 10-15 इलेक्शन कवर की हैं। एक दफा एक गाड़ी पोलिंग स्टेशन से निकली, उसी नंबर की, उसी रंग की, एक दूसरी गाड़ी भी कहीं और से निकली। जो पोलिंग स्टेशन से निकली वो RO के दफ्तर नहीं पहुंची, दूसरी पहुंच गई, और उसमें बड़ा जबरदस्त रिजल्ट था। लेकिन खैर आप हमसे बेहतर जानते हैं। चलें, वही बिलीव योर आप प्रीएम्प्ट करेंगे इसको। मैं जरा थोड़ा इकानमी की तरफ आता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका एक रोल था और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपने तय बहुत कोशिश की कि हम IMF से किसी तरह निजात हासिल करें, और आज जो हमारा हाल है वो आपके सामने है। मिफ्ताह इस्माइल साहब जा रहे हैं मुबैना तौर पर, और डार साहब दोबारा से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप ये बताएं कि मैं आपको कुछ सुनवाता हूँ, ये जो उनके इत्तेहादी बातें कर रहे हैं, ये बजट पास होता नज़र आता है या नहीं? ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आपका टेक लेता हूँ। सुनाएं जी। फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। अब हमने हर इदारे के सामने ये बात रख दी है। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूँ। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोड पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सर जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आन खिलोती। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडरबाज, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। ये चुप करके बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे भी अपना असद उमर साहब? सर गैर फितरी इत्तेहाद है, ये अगर आज़ाद हो अपने फैसले करने के लिए तो इनमें से अक्सर आज ये फैसला करेंगे कि नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये तो सिर्फ उन्होंने टीवी पे आकर इजहार करना शुरू कर दिया है, वरना अगर आप इनसे ये बात करते बंद कमरे में तो 2 महीने पहले भी आप इसी किस्म की बातें सुनते जैसे अभी आपको सुनने में मिल रही है। ये कोई इनके कुछ सियासी मकासद एक नहीं है। जो
पार्टियां जो PDM की पार्टीज थी ओरिजिनल, उनका तो सियासी मकासद बड़े वाजे थे, उन्होंने तो अपने करप्शन केसेस खत्म कराने थे। ये जो बाकी मार्च के महीने में जिन्होंने फैसले किए, उनका इनके साथ जो है वो कोई सियासी मकसद भी नहीं मिलता। जैसे खालिद मक्सी कह रहे थे, कोई बड़ा मकसद है नहीं, वो तो अपने करप्शन केसेस माफ कराने आए थे। इनको अगर आप छोड़ दें, आजाद कर दें अपने फैसले करने के लिए, तो मुझे यकीन है कि आप एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे खुद ब खुद। अच्छा असद साहब, आप कह रहे हैं ये फितरती इत्तेहाद नहीं, बादी नजर में नजर भी आ रहा है, क्या इनको किसी ने बांध के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है? कल क्यों मैं MQM के साहब से मिल रहा था तो वो कह रहे थे हमारा बस चले तो हम आज ही MQ हुकूमत का साथ छोड़ दे। आप क्या समझते हैं, ये बांध के रखा है किसी ने, इनको इकट्ठा रखा है? सर ये हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये बंधे हुए हैं, ये तो हमें नजर आ रहा है। वो बांधा है या खुद बंध गए ये हमें पता नहीं, लेकिन बंधे हुए तो हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। नो, उस पर तो एक रिटायर्ड जनरल साहब ने आप पे भी कहा है कि हमने तीसरी कुव्वत बनाई थी, वो रिटायर हो गए, हम छोड़ गए हैं। तो ये तो किस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर में हम चले गए हैं सारे? सर यही देखें, जो बात पहले कर रहे थे ना, अगर वाकई में ये करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं फौज न्यूट्रल हो, और मेरे ख्याल में ये फौज के इदारे के लिए भी बेहतर है, ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, ये जमहूरियत के लिए बेहतर है, इससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन उसको करने का जो तरीक़ेकार है वो नहीं है जो हमने आज से 2 महीने पहले देखा और पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। हम उस रास्ते की तरफ इस वक्त नहीं चल रहे हैं जो एक बड़ा अच्छा नज़्म-उल-ऐन है, और सबको जिसके पास जितना वजन डालने का इख्तियार हो उस नज़्म-उल-ऐन को अचीव करने के लिए, चाहे वो इदारा खुद हो, इदारे के सरबराहान हो, जमहूरी लीडर्स हों, सियासी पार्टियाँ, सबको इसमें अपना वजन डालना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या हम उस रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं? इस वक्त इस रास्ते पे हम चलते हुए नजर नहीं। अच्छा असद उमर साहब, आपने शुरू में कहा था और बड़ा अप्रिशिएट हुआ था कि आप सॉवरेन फंड्स बनाएंगे, ये जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। मैं कुछ सुनवाता हूँ, आप क्या हल दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब, फिर आपका टेक लेता हूँ। काइंडली ज़रा आप ज़रा एक मिनट जी सुनाएं। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी, तो इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। तो हजूर, ये इतनी खतीर रकम में मतलब हम बेचना चाहते हैं सब कुछ, ये सारा मित्तल, लक्ष्मी मित्तल तो बहुत पैसे देने को तैयार था, तो डू वी पुश देम इनटू लॉस एंड देन फ्रंट मैनों से हम ये करते हैं, ये क्या सिलसिला है? देखिए, मेरे इसके ऊपर जो ख्यालात हैं, मुझे जैसे आपने कहा वो बड़े वाजे हैं। मैं जो बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में रिफॉर्म आइडिया था, वो जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ी तो उसके बाद वो आइडिया भी गिव अप हो गया। आई गेस चैंपियन उस किसी आइडिया का जब तक ना हो तो वो आगे नहीं चलता है। मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जो कौम के असासे हैं, उन कौम के असासों को अगर आपने बेचना भी है, और बहुत से इनमें से ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनको बेच देना चाहिए, उनको रियासत के पास रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप गाड़ी जब बेचते हैं तो गाड़ी को बेचने से पहले उसकी कोई डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, कोई बच्चे को कहते हैं यार सफाई कर देना, सुबह गाड़ी धो देना, सुबह लोग देखने के लिए आएंगे। आप ये नहीं कहते हैं कि अगर मुझे कोई 1 रुपया भी दे दे तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ माइंडसेट जो है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर वैसे आप अरबपति कारोबारी लोगों से पूछेंगे तो उनका यही माइंडसेट होता है। ये मिफ्ताह इस्माइल वाहिद नहीं है, ये भी अरबपति कारोबारी आदमी है, तो इनकी बरादरी के अंदर अक्सर यही ख्यालात पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो शहबाज शरीफ बात कर रहे थे, आप तो बहुत पाकिस्तान के अहल तरीन लोग थे, आपसे LNG की एक शिप नहीं खरीदी जा रही। मतलब आप देखें कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको सारी कौम के साथ आप सामने इनको एक्सपोज कर दिया है। 2 अभी तक बड़े फैसले किए शहबाज शरीफ साहब ने, 2 बड़े ऐलानात किए हैं जिससे उनकी पता चलता है कि माशी पॉलिसी क्या है। और सईद काजी साहब मुझे पता है कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और ये भी मेरी तरह के कोई थोड़े बहुत नजरियाती किस्म की सोच रखते हैं, तो यकीनन आप भी मुतासिर हुए होंगे। 2 ऐलानात क्या किए जी? पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई खत्म कर दूंगा, तो हम उनके कपड़े बेचने का इंतजार करते रहे। अब उन्होंने कहा है, इसी तकरीर के अंदर से 1 दिन पहले जो उन्होंने की थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं सारी रात जागूंगा और सारी रात जाके मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। तो जिस हुकूमत के वजीर आजम के ख्याल में
कपड़े बेचने से और रात को जागने से महंगाई खत्म हो सकती है, तो वही होगा मुल्क के साथ जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अच्छा साहब, रात को वो जागेंगे, महंगाई रात को तो दुकानें बंद होती है, हफ्ता इतवार दुकानें बंद कर दी, तो सुबह जाके महंगाई खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ज्यादा सूटेबल ना होगा ये मामला? वो सोटे मार मार के दुकानें बंद करा रहे हैं, लेकिन कह रहे मैं सारी रात जागूंगा। मेरे ख्याल में जितनी देर अभी वो जाग रहे हैं ना, उससे जो तबाही पिछले 2.5 महीने में ले आए हैं, तो बजाय के सारी रात जागने के मेरे ख्याल में दिन में असद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। बहुत सी बातें रह गई, मैं टाइम देते रहिएगा। नाज़रीन, आज हमने बात की, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं और मुख्तलिफ अहम। भट्टी साहब, ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ और सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। 1000 एकड़ की ज़मीन भी है उस स्टील मिल में जिसे बर्बाद किया मिलजुल के सब ने, तो ये अब 1 रुपये में बेचेंगे? माशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई मारूफ और अहम कानूनदान जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, जो कि सियासत का भी एक बेपनाह वसी तजर्बा रखते हैं, हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, अब केस तो अब कोर्ट में चला गया है और एक तो फैसला आ गया कि जो रिज़र्व सीटों पे थे वो कह रहे हैं उनके हल्फ किए जाएँ, साथ ही दोबारा पोलिंग की बात हो रही है। ये बुरान किस समझ जाता नजर आता है? आप तो पहले कह चुके हैं कि वो वोट तो डले ही नहीं थे, इसके बावजूद हुकूमत चलती रही। तो हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग अब ये जो कोर्ट में बैटल चल रही है? इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, ये जो इस वक्त चल रही है, ये तो हमजा शहबाज की इंतखाब के मुतल्लिक है ना, बतौर जी चीफ मिनिस्टर। जी जी, ये इस पे जो कानून और जो कानून की तशरीह इस पर नाफिज होगी और जिसके जजेस यकीनन पाबंद होंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बहरहाल क्योंकि जज साहबान के रूबरू बहस हुई है, फ्रीकैन ने बहस की है, उन्होंने इस पर गौर किया है, तो वो शायद और भी इसमें रास्ता और रास्ते निकाल सकें और ये उनका हक है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मुकदमा मुनसर इन्हसार इस मुकदमे का है उन 25 वोटों के जिन्होंने वोट हमजा शरीफ को डाल के और अपनी वफादारियां तब्दील कर ली, और 63A में वो बराह रास्त आते थे। अब आर्टिकल 63A का क्या इतलाक है, उन पे क्या असर है, देखने की ये बात है। और खासकर ये कि मकसद व माजी है कि नहीं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है कि नहीं। अब इसमें 2-3 चीजें मैं अर्ज करूं पहले आपको। पहली बात तो ये है कि सियासी जमातों के में एक बुनियादी हक का होना, कि एक सियासी जमात का भी बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। ये फैसला हो गया था नवाज शरीफ के अपने मुकदमे में, जब 1993 में इनकी असेंबली डिसमिस हुई। इन्होंने रिट की, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधे। वहां एतराज हुआ कि ये क्या फंडामेंटल राइट किस तरह हो सकता है कि एक इंडिविजुअल आया है और वो इंडिविजुअल कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूँ। अब ये बुनियादी हक तो अगर वो होगा जो सब इस किस्म के अफराद को फिर होगा, फिर हर पाकिस्तानी कहेगा मेरा बुनियादी हक है कि मैं वजीर आजम हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शख्स का बुनियादी हक नहीं। हाँ, आर्टिकल 17 के तहत ये पार्टी को एक बुनियादी हक हो सकता है कि पार्टी का फंडामेंटल राइट है कि अगर हम मेजॉरिटी में हैं तो हमें नहीं निकाला जा सकता और हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो अब ये तय हो चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी का भी फंडामेंटल राइट हो सकता है। अब इस केस पे आए। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जो मैं उसकी तशरीह करता हूँ, वो ये करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 63A किस जरूरत के तहत आया। जरूरत ये थी कि जब 1963 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आया तो हर मेंबर आजाद था जिधर मर्जी वोट डाल दे।
फिर उस पर कटघन लगाई गई कि ये सिर्फ पार्टी के कहने पे वोट डाल सकता है और पार्टी हेड फैसला करेगा। उससे पार्टी हेड की फिरौनियत आ गई। अब वो फिरौनियत भी, हम प्रोटेस्ट करते थे कि ये फिरौनियत पार्टी हेड को भी किस हो सकती है। उसके बाद उसमें कुछ ये कॉम्प्रोमाइज की गई कि हर वोट डालने के लिए MNA MPA आजाद है वो डाले। वो FIA के लॉ कानून में तरमीम हो रही हो, वो ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम हो रही हो, ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम हो रही हो, कानून शहादत में तरमीम हो रही हो, वो पार्टी के खिलाफ डाल सकता है वो। हाँ, पार्टी लीडर नाराज हो जाएगा, पार्टी लीडर नाराज हो जाएगा, पर उसमें उसकी कोई चीज नहीं जाती। हाँ, चार ऐसे मौजू रख दिए गए कि जिन पे अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट डालता है तो उसको सीट से अपनी दस्तबरदार हो जाता है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में, हालिया फैसले में, इनकी इस तरह तशरीह की है कि ये वोट ही पार्टी का है, ये वोट मेंबर का नहीं है। मेंबर इसको डाल ही नहीं सकता। मेंबर अगर डाल भी दे तो ये काउंट ही नहीं हो सकता। ये काउंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्टी का वोट है। पार्टी ने कहना है कि आइन की तरमीम हो, नंबर 1, बजट का कोई मामला हो, नंबर 2, ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का वोट हो, नंबर 3, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अदम एतमाद का वोट। ये वो मौजू है जिन पे ये वोट मेंबर का नहीं है, ये पार्टी का वोट। ठीक। तो ये वोट इन मामलात में पार्टी के खिलाफ पड़ ही नहीं सकता और ना गिनती हो सकती। अच्छा जी, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई कि ये मुअस्सर बमाजी, क्योंकि हमजा को वोट इस फैसले के आने से पहले पड़ चुके। अब इसमें बड़ा क्लियर है, इसमें सैकड़ों फैसले आपको मिल जाएंगे और मिलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी फैसले की किसी कानून की शिक की महज तशरीह करता है कि इसके मानी ये है, तो वो मानी उसके मुअस्सर बमाजी होंगे। यानी 63 है अपनी मौजूदा हालत में। अगर 20 अप्रैल 2007 को आया है तो ये 20 अप्रैल 2007 से जितने फैसले हुए हैं या जितनी तशरीह हुई है, जो ये समझा जाएगा ये वहाँ अप्लाई करता है। तो ये वोट हमजा के काउंट ही नहीं हो सकते और इनके बगैर नतीजा निकालना पड़ेगा रिटर्निंग अफसर। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर ये जो तशरीह आपने की है, अगर अदालत आलिया भी यही समझे, जाहिर है उनकी तो सवाबदीद है, आपकी माहिराना राय है, तो फिर क्या मामलात अगर इस अंदाज में फैसला आए तो फिर हमारे जो वज़ीर आला दोबारा से बन जाएंगे बुज़दार साहब, या क्या होगा फिर? एक चीज तो है कि जो हमजा नवाज शहबाज शरीफ है, इनको तो वज़ीर आला तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अगर ये बात ये मान ली जाए तो इनको तसव्वुर ही नहीं किया जा। अगर इनको तसव्वुर नहीं किया जा सकता तो ये वो वज़ीर आला नहीं है जिनको आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर कह सकता है कि आप करी असना जब तक एक इलेक्ट नहीं हो जाता वज़ीर आला, आप वज़ीर आला रहे। अब दूसरी तरफ बुज़दार का बड़ी दिलचस्पी की बात, बुज़दार ने अपने हाथ से लिख के इस्तीफा नहीं दिया, उसने टाइप का इस्तीफा है। टाइप में उसने तारीख और अपना नाम दस्तखत भरे हैं। अब ये इन हिज ओन हैंड राइटिंग नहीं है। आइन का तकाजा है कि इस्तीफा जो हो वो इन दी हैंड राइटिंग ऑफ दी रिजाइनिंग अथॉरिटी हो, उसके अपने हाथ में, ताकि कोई घपला ना कर ले, कोई फ्रॉड ना कर ले। टाइप किया और नीचे घुकी मार दी और वो इस तरह की मारी के बुज़दार जिस तरह मारता है तो वो चला दिया। वो कहते हैं सारा माय डियर गवर्नर से लेके नीचे तक बुज़दार तक वो अपने हाथ में लिखा हो। अगर अपने हाथ में नहीं है तो वो कलअदम है।
तो हकीकत में बुज़दार ने कभी इस्तीफा ही नहीं दिया। तो बुज़दार को गवर्नर साहब को कहना चाहिए कि तुम कंटिन्यू करो जो कानून और आइन है, और हमजा साहब को कहना चाहिए आपने आना है तो आप वोट लेके आ जाएं, वोट लेने पड़ेंगे। किसी ने अच्छा, इसका मतलब है सर, अगर जितनी बात आपकी महराना राय से हम समझे हैं कि हमजा शहबाज साहब इस वक्त आईनी वजीर आला नहीं है, क्योंकि वो 25 माइनस कर दिए जाए तो 172 है और रिक्वायरमेंट 186 की है, मैं सही समझा हूँ सर? मैंने पता नहीं आपके प्रोग्राम में या किस प्रोग्राम में कोई आज से 2-3 हफ्ते पहले ये कहा था, जिस दिन हमजा की ये इलेक्शन हुई और उनको डिक्लेयर किया गया कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब के, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब के। ये उनकी बदकिस्मती है कि इस किस्म की आ रही है, वरना नौजवान मेहनत तो करने की कोशिश कर रहा था, पर ये इसमें बड़ी क्लियर है, ये रियाजी का सवाल है, ये कोई फलसफा दूसरा नहीं है, रियाजी गिनती। बड़ी क्लियर कट पोजीशन है एतजाज हसन साहब, आपने बड़ा वाजे किया। नाजरीन, वक्त की कमी हमेशा हमें मनगीर हो जाती है, अभी बात तो बड़ी अहम हो रही थी, मगर एतजाज हसन साहब की ये राय है कि वो आईनी वज़ीर आला नहीं है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।